उसकी कलाइयों में हथकड़ी डाले पुलिस उसे अपने साथ ले जा रही थी। हर तरफ से उसे घेर कर ले जाया जा रहा था। यहाँ कोई आम घटना पेश नहीं आई थी। मोहननाथ शर्मा की पत्नी का कत्ल हुआ था और कातिल भी कौन थी? इस घर की होने वाली छोटी बहू आर्या शर्मा, जिसे इस वक्त लेडीज पुलिस हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जा रही थी। और वो अपनी कलाइयों को हथकड़ी में जकड़े देखती खामोश आंसू बहाए जा रही थी। उसे पुलिस वैन में बिठाया गया। पुलिस वैन स्टार्ट हुई। आर्या को लगा अब सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। आंसू हथेलियों पर गिरते जा रहे थे। लब लगातार सिसक रहे थे। आहा और फरियाद कर रहे थे, लेकिन आवाज कहीं दूर जा सोई थी। बस आंसू थे और दिल में दर्द का तूफान। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मोहननाथ शर्मा शिद्दत गम से अपनी पत्नी का मरा हुआ वजूद देखते अपने आंसू मुश्किल से रोक पाए। ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए वो गहरी आह भर गए। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था और वो उसे यूं बीच राह में छोड़कर चली गई थी। और उसकी पत्नी शालिनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शालिनी की होने वाली भाभी आर्या शर्मा, जो इस वक्त पुलिस वैन में बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। अमन राठी और शालिनी राठी दोनों बहन भाई थे। शालिनी राठी की 4 साल पहले मोहननाथ शर्मा से पसंद की शादी हुई थी और वो राठी बिला में शालिनी के साथ ही रहने लगा, जबकि शालिनी के ही पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा आंटी की ख्वाहिश पर उनकी इकलौती बेटी आर्या का कोर्ट मैरिज अमन राठी से कर दिया गया था। ये रिश्ता सिर्फ कागजी था, जल्दबाजी में किया गया था। अभी इस रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी, क्योंकि अमन राठी अभी इस रिश्ते के लिए मेंटली तौर पर तैयार नहीं था। इस रिश्ते को सबने दिलो जान से कबूल कर लिया था। लेकिन फिर सुमित्रा आंटी के अचानक देहांत के बाद आर्या अकेली रह गई। अमर राठी शहर में नहीं था, वो फौज में था और अपने मिशन पर था। उससे संपर्क भी नामुमकिन था। लेकिन शालिनी आर्या का ख्याल रखती उसे अपने साथ ही ले आई थी। शालिनी बहुत ही नरम मिजाज और खूबसूरत दिल रखने वाली लड़की थी। 4 साल हो गए थे उसकी शादी को। 3 साल की एक छोटी सी गुड़िया आराध्या उनके आंगन में उछल कूद करती थी। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता था। आर्या को यहाँ आए 2 महीने हो चुके थे। अमन का कमरा आर्या के ही इस्तेमाल में था। वो वहीं सोती थी। वक्त खामोशी से कट रहा था। सब कुछ ठीक था, ऐसा लोगों को लगता था या बाहर से महसूस हो रहा था, लेकिन अंदर का राज कोई नहीं जानता था। आर्या को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वो बस खामोशी से सब कुछ होता देखती रही। ए लड़की! अपने पीछे से एक औरत की भारी आवाज सुनकर आर्या का दिल बुरी तरह कांप उठा। गहरी सांस भरते, होठों को जबान से तर करते उसने मुड़कर देखा, जहां एक भारी शरीर वाली औरत बैठी सिगरेट पी रही थी, जबकि एक दुबली पतली सी लड़की उसके कंधे दबा रही थी और पास बैठी एक लड़की उस भद्दी औरत को हाथ के पंखे से हवा दे रही थी। ए, सुना नहीं तूने? किस जुर्म में आई है? सिगरेट का एक कश लगाते वो फिर से तिरस्कार से बोली, कत्ल के इल्जाम में। आर्या के बताते ही सबने हैरानी से उस छुई मुई सी लड़की को देखा, जिसका चांद सा दमकता चमकता चेहरा उसकी खूबसूरती का सबूत था। हुस्न ऐसा कि आंखों को हैरान कर दे, जिसे कोई छू ले तो वो मैली हो जाए। भला इतनी नर्म नाजुक सी लड़की किसी का कत्ल कैसे कर सकती है? वहां मौजूद किसी औरत को यकीन नहीं आया। उस भद्दी औरत ने सिगरेट का एक और कश लगाते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और पैर से मसल दिया। आर्या ने अपने दुपट्टे को जोर से मुट्ठी में दबाकर रखा था। उसके अंदर की कमजोर सी लड़की इस वक्त बुरी तरह घबराई हुई थी। उसके शरीर का कांपना किसी से भी छिपा न था। तूने कत्ल किया है, तूने? ऐ सरिता सुन, इसने कत्ल किया है। वो जोर जोर से हंसने लगी। बाकी लोगों ने भी उसकी हंसी में उसका साथ दिया। किसको लगता है कि इसने कत्ल किया है? हाँ नीलम दीदी, सुना, एक लड़की ने जवाब दिया। मुझे तो नहीं लगता तूने जिंदगी में कभी एक मक्खी भी मारी होगी, और तू कहती है कि तूने किसी का कत्ल कर दिया। नीलम ने उसके पूरे रूप को गहरी नजरों से देखा। आर्या सिर नामे हिलाने लगी। हमने कुछ नहीं किया, इल्जाम लगा है। वो रोते हुए बोली, अच्छा इल्जाम? ऐसे ही लग गया, कुछ तो किया होगा ना। हम बेगुनाह हैं। आर्या की खूबसूरत नीली आंखों में आंसू भरने लगे। यहाँ आने वाला हर कोई यही कहता है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो भद्दी औरत नकल उतारते हुए बोली और फिर हंसती चली गई। आर्या ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियों को रोका, एक तरफ दीवार के पास जाकर बैठ गई। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उस पर शालिनी दीदी की मौत का इल्जाम आ गया था, जबकि वो तो बेगुनाह थी, उसने कुछ नहीं किया था। फिर क्यों उस पर इल्जाम लगा? उसे तो शालिनी दीदी की मौत का गम ही सताया जा रहा था। ऊपर से ये इल्जाम उसकी और जान निकालने लगा। वो घुटनों में सर दिए बुरी तरह रो पड़ी। सिर्फ इतना नहीं, दिल दुखा कर गया। सारा जीवन वो मेरा सजा कर गया, जिसकी तू राह तकता है शामो सहर।
सब हवाले वो तेरे भुला कर गया। अब दरख्तों पर कुछ कुछ लिखा रह गया, नाम ऐसे वो मेरा मिटा कर गया। ये भी मुमकिन है मैं न लौटूं कभी, ये भी मुमकिन है मैं न लौटूं कभी, हमें जो हमें 4 दिन का बता कर गया। रिवॉल्विंग चेयर पर वो लगातार झूल रहा था, जबकि गहरी सोच में डूबा हुआ था। आज जो कुछ हुआ उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसे इंतजार करने को कहा गया था। उसकी पत्नी शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उसे अब तक इंतजार करना था। रिवॉल्विंग चेयर पर वो लगातार झूलता बेचैन हो रहा था। उसकी आंखें ऊपर कमरे की छत की ओर थीं। मोहन, मोहन, वो खिलखिलाता सा चेहरा, वो मुस्कान, आंखों की वो चमक, सब कुछ ही तो वो अपने साथ ले गई। कैसे भूल सकता था वो। झट से अपनी जगह से उठा और कमरे की घुटन से तंग आकर वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। आई एम सो हैप्पी विद माई डॉटर मोहन। हम अपनी बच्ची का नाम आराध्या रखेंगे। उस चांद सी गुड़िया को गले लगाते शालिनी बहुत प्यार से कह रही थी, जो तुम्हारा दिल चाहे रख लो पापा। अचानक अपने पीछे से आवाज़ सुनकर वो पलटा। उसके पीछे ही उसकी 3 साल की गुड़िया खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। पापा, मामा पास जाना है, वो रो रही थी। मोहन ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में भर लिया। मेरा बच्चा, पापा पास रहेगा ना? मोहन ने उसके गाल पर किस करते हुए नरम लहजे में कहा। पापा, मेरी मम्मा कहाँ है? वो अभी भी उदास थी। मेरा बच्चा, भूख लगी है? अभी मेरा बच्चा फीडर पिएगा, है ना? आओ अपने बेबी का फीडर बनाते हैं। मोहन उसे प्यार से सहलाते हुए किचन की ओर बढ़ा। सरला बुआ ने मोहन को देखा तो अपने आंसू पोंछते हुए उनके पास आ गई। मोहन बेटा, मैं बना देती हूँ फीडर, उन्होंने प्यार से कहा। तो मोहन खामोश हो गया और आराध्या को अपने सीने से लगा लिया, जो माँ को याद करके लगातार रो जा रही थी। फीडर बनते ही मोहन ने उसे और फीडर को लिए अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। मोहन बेटा, एक बात कहनी है आपसे, सरला बुआ ने भरे हुए गले से कहा। जी बोलिए। फीडर को वहीं खड़े खड़े आराध्या के मुंह से लगाया तो वो फीडर मुंह से लगाते हुए आंखें मूंद गई। बेटा, शालिनी बेटी के जाने का बहुत दुख है, लेकिन बेटा आर्या, वो बच्ची बेगुनाह है। वो तो इतनी मासूम और नाजुक सी है कि एक चींटी को भी नहीं मार सकती। फिर भला वो शालिनी बिटिया को कैसे मार सकती है? उन दोनों की तो एक दूसरे में जान बचती थी। कहते कहते वो रो पड़ी। सरला बुआ, मैं जानता हूँ, आप फिक्र न करें, एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए फिर आर्या को छुड़ा लेंगे, मोहन ने धीमे लहजे में कहा। तो सरला बुआ ने हामी में सिर हिलाया। मोहन अपनी बच्ची को लिए कमरे की ओर बढ़ गया। उसका दिल बहुत उदास हो गया था। आराध्या सो गई थी और उसे बिस्तर पर लिटाकर वो वहीं उसके पास लेट गया। मोहन, मेरी बच्ची को रुलाना नहीं, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। जानते हैं ना, जब भगवान अपने भक्तों को खुश करना चाहता है तो उसे बेटा देता है, लेकिन जब भगवान अपने भक्तों से बहुत खुश होता है तो खुद माता बनकर हमारे घर में आ जाती हैं ये बेटियां, और भगवान हमसे बेहद खुश है। मोहन, शालिनी की आवाज़ की गूंज उसके चारों ओर फैल रही थी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। यादें भी ऐसी जो तकलीफ देती हैं, जो दर्द बन जाती हैं। मोहन गहरे दुख में था। शालिनी की अचानक हुई मौत से वो हिलकर रह गया था। वो शालिनी से बहुत प्यार करता था और अचानक उसका चले जाना मोहन सह नहीं पा रहा था। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे छोड़कर चली गई है। वो ये भी जानता था कि आर्या कभी ऐसा नहीं कर सकती, ना ही उसके पास ऐसा करने की कोई वजह थी, लेकिन अपनी आंखों से देखा सच वो झुठला भी नहीं पा रहा था। आज जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी तो उसकी आंखों में डर था, खौफ था, बेयकीनी थी और एक भरोसा था मोहन पर, और वो भरोसा टूट गया था जिसकी चुभन उसकी आंखों में दिख रही थी। लेकिन मोहन ने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी कीमती हिस्सा खो दिया था, शालिनी को। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाया। आज की रात बहुत जालिम थी, जो मोहन की आंखों में ही कट जाने वाली थी। मेजर अमर राठी के लिए खबर किसी पहाड़ की तरह टूटी कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। वो आज ही तो वापस लौट रहा था अपनी बहन को सरप्राइज देने, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गया। जब उसकी बहन की डेड बॉडी को घर लाया जा रहा था, उसने मोहन की तरफ हैरानी से देखा, फिर उस लाश की तरफ जिसका पोस्टमार्टम हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसके हाथ से बैग छूटकर नीचे गिर गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाता वो अंदर की तरफ आया। डेड बॉडी को देखने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अमर राठी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बॉडी उसकी बहन की है। ये सब क्या है मोहन? दीदी कहाँ है? उसके ठंडे लहजे पर मोहन की आंखों में आंसू भर आए। प्लीज़ मोहन, बताइए मुझे, मेरी दीदी कहाँ है? अमर राठी का दिल बैठता जा रहा था। वो कुछ भी बुरा सुनने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था।
मोहन ने उस डेड बॉडी की ओर इशारा किया। अमन राठी को लगा जैसे उसकी आखिरी सांस उसके शरीर से निकल गई हो। उसकी बहन, जिसे वो जिंदा सही सलामत छोड़ कर गया था, अब उसे यूं बेजान रूप में दिखेगी। आप झूठ बोल रहे हैं ना, ये मेरी दीदी नहीं है। सच सच बताइए, मेरी दीदी कहाँ है? अमन चिल्लाया था। पूरा घर कुछ ही पलों में रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भर गया। हर कोई आंसू भरा बहा रहा था। जबान मौत हुई थी, सभी मुंह में उंगलियां दबाकर बैठे थे। अंतिम संस्कार के वक्त जब अमन खुद को संभाल चुका था, मोहन भी बिल्कुल चुप हो गया था। सभी मर्द अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट चले गए। एक बार भी किसी ने आर्या के बारे में नहीं सोचा। वो वहां मौजूद नहीं थी। सरला बुआ ने आराध्या को संभाल रखा था। लौटने पर अमन वहीं चिता के पास बैठ गया। अपनी इकलौती बहन के जाने का दर्द उसके दिल में लगातार बना हुआ था। वो चिता की राख को हाथ से छूकर आंसू बहा रहा था। अमन, उठो यार। मोहन ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। मेरी बहन की मौत कैसे हुई? वो तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हुआ? बताइए मुझे, सच बताइए। अमन का स्वभाव वैसे ही तेज था और इस समय वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। इतने समय तक वो कैसे शांत रहा, ये केवल वही जानता था। अमन, आर्या आर्या को पुलिस ले गई है। मोहन ने सिर झुकाए एक और खुलासा किया। क्या मतलब? उसे पुलिस पुलिस उसे क्यों ले गई? शालिनी के कत्ल के जुर्म में। मोहन की बात पर अमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो तो जैसे आज खाली हाथ रह गया था। उठो लड़की, तेरी मुलाकात आई है। लेडी कांस्टेबल ने जेल की सलाखों पर डंडा मारते हुए आर्या को चौंका दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंखें नींद के बोझ से बाहरी हो रही थी। दिमाग अभी तक सुन्न था। सारी रात वो जागती रही थी, इधर उधर लेटी उन औरतों को देखती रही और वो और भी दीवार में सिमट कर बैठ गई। सुबह की पहली किरण के साथ उसने सोचा शायद कोई उसे छुड़ाने आए, लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा था। सुबह गुजर गई, दिन भी आ गया, लेकिन कोई भी उसे वहां से छुड़ाने नहीं आया। सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। वो भी थक हार कर दीवार के सहारे बैठी, घुटनों में सिर दिए अपनी आंखें बंद कर गई। गर्म आंसू उसके गालों को भिगोते हुए उसकी बेबसी का एहसास दिला रहे थे। तभी अचानक लेडी कांस्टेबल ने आकर उसे मुलाकात के लिए बुलाया। शायद मोहन भैया होंगे। उसने उम्मीद भरी नज़रों से सलाखों के बाहर देखा, लेकिन मुलाकात के लिए उसे जेल से बाहर निकाल कर एक कमरे में ले जाया गया। आर्या ने घबराकर उस लेडी कांस्टेबल को देखा जो उसे उस कमरे में अकेला छोड़कर बाहर निकल गई थी। अपने सामने खड़े एक शख्स को पीट करके खड़ा देखकर वो सहम गई। उसे सामने खड़ा इंसान मोहन नहीं लगा था। वो अपनी मुट्ठियां कसकर भींच गई और उसी पल अमन उसकी ओर मुड़ा। उसकी गहरी काली आंखों में इस वक्त लालिमा साफ झलक रही थी। आर्या का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। अमन की आंखों की ठंडक देखकर उसके गले में अटकन सी होने लगी। वो उसके पास चलता हुआ आया। उसके होंठ तो खामोश थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं और उन आंखों में दर्द, शिकायत देखकर आर्या समझ गई कि वो भी उसे बाकी सबकी तरह कातिल समझ रहा है। अमन, मुश्किल से उसके होंठों से निकला, नाम भी मत लेना तुम मेरा। वो ठंडे लहजे में जोर से गरज उठा था। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो। वो उसे पकड़कर झकझोर रहा था और आर्या सांस रोके उसे देख रही थी। उसे लगा था कि अमन को जब भी सच पता चलेगा तो वो उसका साथ देगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। जब अपना ही जीवन साथी उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर कुछ कहने को बचता ही नहीं। वो अभी भी सुन्न होकर उसे देखे जा रही थी, जो अपनी बहन की अचानक मौत से पागल हो रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। क्यों मारा तुमने मेरी बहन को? क्या दुश्मनी थी उससे तुम्हारी? मेरी दीदी के साथ क्या किया तुमने? उन्होंने तुम्हें बहन बनाकर रखा और तुमने उन्हीं पर वार कर दिया। बोलो आर्या, बोलो। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने आर्या को बुरी तरह डरा दिया था। वो बोलना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसके अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, जब भी कोई उस पर चिल्लाता उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती थी और वो चाहकर भी अपनी सफाई में कुछ कह नहीं पाती। अभी भी अमन की आवाज़ ने उसे डरा दिया था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तुम ऐसे नहीं बोलोगी, लेकिन मैं भी मेजर हूँ। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी आर्या। किसी गलतफहमी में मत रहना। तुम्हें अपनी दीदी का कत्ल कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसी सख्त सज़ा दूंगा तुम्हें कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। झटके से उसे छोड़कर वो लंबे लंबे कदम भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि आर्या उसकी जाते हुई पीठ को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, वो क्या करे।
उसने थूक निगलते हुए अपना गला तर किया, सिर ना में हिलाया, गहरी सांस ली और फिर अमन के पीछे भागी। इससे पहले कि वो उसे पुकारती, लेडी कांस्टेबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रही है तू? सिर्फ मुलाकात का टाइम था, खत्म हो गया है। साथ नहीं जाना, चल वापस, तेरी जगह वही है, काल कोठरी। लेडी कांस्टेबल ने उसे जोर से धक्का देते हुए वापस जेल में ले जाकर बंद कर दिया। वह मुंह के बल जमीन पर गिरी थी और एक जोरदार चीख उसके होठों से निकल गई। उसकी ऊंची आवाज सुनकर अमन के कदम रुक गए थे। उसने पलटकर एक नज़र आर्या के चेहरे की ओर देखा, जहां दर्द और तकलीफ साफ लिखी थी। लेडी कांस्टेबल उसे गुस्से से कलाई से पकड़कर वापस जेल में बंद करने लगी। आर्या ने जेल की सलाखों को पकड़कर अमन की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देखा। एक पल के लिए अमन का दिल डूब सा गया। क्या दिखने में मासूम ये लड़की अंदर से भी मासूम थी? इस सवाल ने अमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका दिल चाहा कि वो उसे वहां से निकाल कर अपने साथ ले जाए, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों के सामने अपनी बहन का वो बेजान वजूद आता, उसने अपने दिल की बात को झुठलाते हुए अपने कदम तुरंत पीछे खींच लिए थे। आर्या के होंठ धीरे से खुले थे। उसके होंठों से अमन का नाम निकला था, लेकिन अमन अमन तो जा चुका था। अमन, उसका जीवन साथी, उसे जेल की सलाखों के पीछे छोड़कर जा चुका था। आर्या ने उसकी तरफ से मुड़ते हुए आंखें बंद कर लीं और अपने आंसुओं को मुश्किल से रोकने की कोशिश की। सब आंखों देखा ही सच मान रहे थे, जबकि हकीकत तो कुछ और थी। वो बताना चाह रही थी, लेकिन सामने वाले की आंखों की बेयकीनी वो सह नहीं पाई। कौन था ये? हाँ बता जरा, इतना खूबसूरत लड़का तेरा क्या लगता है? उस भद्दी औरत जिसका नाम नीलम था, उसने आर्या को सिर से पांव तक गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। आर्या ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते नीलम की ओर देखा। पति हैं वो हमारे। इस बार उसके होठों से शब्द सख्ती से निकले तो सामने बैठी नीलम आंखों ही आंखों में उसे सराहने लगी। अरे वाह, तेरे मुंह में भी जबान है। मुझे तो लगा तू गूंगी है। क्यों सरिता? वो फिर से अपनी ही बात पर जोर जोर से हंसने लगी। आर्या को वो सब औरतें पागल लग रही थीं। वो उनके मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए खामोशी से वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से सब बदल गया, सब कुछ बिखर गया। शालिनी के जाने का दुख आर्या को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, लेकिन उसकी बहनों से भी बढ़कर शालिनी के कत्ल का इल्ज़ाम भी उसी पर आ गया था, क्योंकि मौके पर वही मौजूद थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मौजूद होने का मतलब ये नहीं कि उसी ने कत्ल किया है। कड़वाहट से सिर झटकते हुए वो दीवार के सहारे टिक गई और हल्का सा मुस्कुरा दी। जिंदगी के इम्तिहान अभी और भी हैं जो उसे देने होंगे। मेजर अमन, आप तो मेजर हो ना, फौज के सिपह सालार। क्या आप देख न सके मेरी आंखों में? हम मुजरिम नहीं हैं। आज रूबरू आकर खड़े हुए और हमारी आंखों में लिखी बात आप पढ़ न सके? कैसे हमारी माँ ने हमें आपको सौंप दिया। कितना भरोसा, कितना मान था आपको लेकर, कि एक पल की देर किए बिना उन्होंने हमारे नाम के साथ आपका नाम जोड़ दिया था, और हम भी सिर झुकाकर मान गए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अगर एक के दिल में भी शक आ जाए तो यही खूबसूरत रिश्ता दुनिया का सबसे बदसूरत रिश्ता बन जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम ही कातिल हैं तो दे दीजिए इस सज़ा हमें। हम एक भी लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। आपको हमें सज़ा देनी है ना, तो दे दीजिए। लेकिन जिस दिन सच्चाई सामने आएगी आप रोएंगे, लेकिन तब आर्या आपको कभी नहीं मिलेगी। वो बुरी तरह से सकते हुए अपनी आंखें बंद कर गई। कहाँ गए थे तुम? मोहन ने अमन को गुस्से में घर में दाखिल होते देखा तो पूछ बैठा। अपनी बहन के कातिल से मिलने गया था, देखने गया था कि मेरी बहन को मारकर वो कितनी खुश है, कितनी बहादुर है ना वो। उसने ऐसा क्यों किया मोहन? क्यों? मेरी बहन को मारकर उसे क्या मिला? अमन एक मजबूत इरादों वाला इंसान था। वो ऐसे ही तो मेजर नहीं बना था, उसने बड़े बड़े मिशन पूरे किए थे। दुश्मन उसके नाम से डरते थे। जो मिशन उसे दिया जाता था उसकी कामयाबी लगभग तय होती थी। वो हर दिल अजीज, निडर और बहादुर था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। यार, तुम्हें किसने कहा कि आर्या कातिल है? मोहन की बात पर अमन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं? आज सुबह ही तो आपने कहा था ना कि दीदी के कत्ल के जुर्म में आर्या को पुलिस पकड़ कर ले गई। अमन ने उसे याद दिलाया। हाँ, मैंने ये कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कातिल वही है। उसे सिर्फ शक के आधार पर ले जाया गया है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। मोहन बोलता जा रहा था, जबकि अमन को लग रहा था जैसे उसके होश उड़ गए हों। शक के आधार पर पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, लेकिन क्यों? वो किसी और को भी तो लेकर जा सकती थी ना, तो फिर उसी को क्यों?
अमन के सवाल का जवाब मोहन के पास नहीं था। अमन, जब मैं शालिनी के पास पहुंचा, शालिनी की डेथ हो चुकी थी। उसके पास उस वक्त आर्या ही थी। शालिनी के पेट में चाकू का निशान साफ दिख रहा था, जहां से खून बुरी तरह बह रहा था। वो जमीन पर गिरी अपनी सांसें खो चुकी थी, जबकि नाइफ आर्या के हाथ में था। अमन, उसके हाथ में नाइफ का होना और शालिनी की डेथ, मुझे कुछ समझ ना आया। मैं आर्या को बेयकीनी से देखता रह गया। उस वक्त मुझे यही लगा कि शायद वही कातिल है, पर गुस्से में इंसान की अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। आर्या एक लफ्ज़ भी नहीं बोली, बिल्कुल सफाई नहीं दी। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और शालिनी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मैंने शालिनी को खो दिया अमन। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका यार। घर के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठी। नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। सोचता हूँ तो जी चाहता है खुद को ही मार डालूं। मेरे वजूद का क्या फ़ायदा अमन, अगर मैं अपनी बीबी को बचा न सका, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लानत है मुझ पर। मोहन जो अपने आंसू किसी के सामने बहा न सका, अब अमन का कंधा मिला तो बुरी तरह रो दिया। उसके अंदर गुबार भरा हुआ था जो वो निकालना चाहता था। अमन उसकी बात सुनते सकते में आ गया था। मतलब आर्या बेगुनाह है? अमन की धीमी आवाज़ पर मोहन ने सर उठाते उसे देखा। शायद हाँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है वो ऐसा नहीं कर सकती। मोहन की बात पर अमन ने होंठ भींचे। अगर ऐसा था तो आपने उसे जेल से निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरी बीबी रात भर जेल में बंद रही और आप मुतमईन अंदाज में घर पर थे। आपको नींद कैसे आई? वो एकदम बेचैनी से तड़प कर बोला। अमन, मोहन ने कुछ कहना चाहा लेकिन अमन ने रुख फेर लिया। प्लीज़ कुछ मत कहें। मैं उसे क्या कुछ नहीं बोलाया और वो बेवकूफ़ एक शब्द जवाब में नहीं बोली, बस हसरत भरी निगाहों और बेयकीनी से मुझे देखती रही, मेरे मुंह पर उसकी आंखों ने तमाचा मारा था। मोहन, जानते हो, उसकी आंखों की लिखावट साफ पढ़ी जा सकती थी। मेजर अमन राठी, तुम मेजर कहलाने के लायक नहीं। तुम ये तक न जान सके कि तुम्हारी पत्नी बेगुनाह है। तुम देश की हिफाजत क्या करोगे जब तुम अपनी पत्नी की हिफाजत न कर सके? वो एकदम तड़पते हुए रोया था। उसे रह रहकर आर्या की वो नीली झील सी गहरी आंसुओं से भरी आंखें याद आ रही थीं। वो शिद्दत से आंखें मींचते खुद को कसूरवार समझ रहा था, पर नहीं जानता था कि अभी तो बहुत बड़े सरप्राइज उससे मिलने बाकी थे। मशहूर एडवोकेट नूतन साहब की आमद ने पुलिस इंस्पेक्टर ने खड़े होते हुए उनका स्वागत किया। एक लड़की आई है यहाँ, आर्या नाम की। कत्ल के केस में मुलाकात का बंदोबस्त करवाओ। बहुत ही जल्दबाजी से कहता वो माथे पर 2 बल डालकर बोला, जी सर, अभी करवा देता हूँ। एक बार फिर से आर्या को उसी रूम में ले जाया गया, पर इस बार चेयर और टेबल भी वहाँ पर मौजूद थे। सामने ब्लैक कोट में बैठा वो शख्स उसे बड़ी ही गहरी नज़रों से देख रहा था। बैठो। उसके सिंगल से इन शब्दों पर आर्या खामोशी से चुपचाप वहाँ बैठ गई। पानी पियो। उस शख्स ने गिलास में पानी उड़ेला, लेकिन आर्या ने बावजूद सख्त प्यास लगने के उस पानी को छुआ भी नहीं। उसका डर समझते हुए गिलास में नूतन ने खुद अपने लिए पानी निकाला और मुंह से लगाया। अब पी लो, संजीदा अंदाज में कहते हुए आर्या को उसने नरम निगाहों से देखा। आर्या ने डरते हुए गिलास मुंह से लगाया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गई। तुम्हारा नाम? आर्या शर्मा है। और मैं एडवोकेट नूतन मिश्रा। तुम्हारा केस मैंने लिया है और मैं ही लड़ूंगा। मिस्टर नूतन ने उसे सारी डिटेल्स बताई। आप हमारा केस क्यों लड़ेंगे, जबकि हमने तो कोई वकील हायर ही नहीं किया? उसकी बात पर नूतन एक गाल से मुस्कुराया। मैं हर वो केस लेता हूँ जिसमें विरोधी बहुत पावरफुल हो। ये मेरे लिए चैलेंज होता है, और आपको हैरानी होगी कि मैं हर केस को लड़ने से पहले चिट डालकर तय करता हूँ। और आज की तारीख का केस लड़ने के लिए चिट में आपका नाम आया और मैं यहाँ हाजिर हो गया। उसकी बात सुनकर आर्या अपने माथे पर आया पसीना साफ करने लगी। मेरे पास केस लड़ने के पैसे नहीं, वो सफाई से बोली। आपसे पैसे मांगे किसने हैं? वो भी बराबर का बोला। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। वो कतई अंदाज में कहती वहाँ से उठकर खड़ी हुई थी। सोच ले मिस आर्या। वो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी जब पीछे से नूतन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वो एकदम से रुक गई। नूतन उठकर पास आकर खड़ा हुआ। आपके पास ठीक 30 मिनट हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आप मुझे अपना वकील बनाएंगे या नहीं। हम आपको अपना वकील बनाएंगे, बदले में आप हमसे क्या काम लेंगे? आर्या के होशो हवास अब सही से काम करने लगे और उसके सवाल पर नूतन धीरे से मुस्कुराया। इंटेलिजेंट, जहानत का भी कायल हुआ था। डियर, मैं फ्री में ही लड़ूंगा ये केस। डोंट वरी, मेरी लकी चिट में नाम निकला है तुम्हारा।
तो केस फ्री ऑफ कॉस्ट ही लड़ूंगा, लेकिन बशर्ते तुम्हें मुझे शुरू से एंड तक सारी बात बतानी होगी, पूरी एक एक बात, ताकि अदालत में मैं बहुत अच्छे से इस केस की पैरवी कर सकूं, तुम्हारा केस लड़ सकूं, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। वो सीने पर हाथ बांधते हुए बोला, जबकि आर्या एक नज़र उसे देखती हुई रूम से बाहर निकल गई। नूतन ने मोबाइल पर एक नंबर मिलाया। सर, बात हो गई है उस लड़की से, उम्मीद है मान जाएगी। आगे क्या करना है? नूतन भी किसी के अंडर में काम कर रहा था अगला अब अपना अगला मकाम क्या करना था उसे तय करना था। आप उस वक्त कहाँ थी सरला बुआ? अमन के सवाल पर सरला बुआ ने उसे हैरानी से देखा, फिर उसे सब कुछ बताती चली गई। साहब जी, मैं तो किचन में खाना बना रही थी। किशोर की आवाज़ सुनते मैं टेरेस की तरफ भागी। वहाँ पर शालिनी बिटियाँ जमीन पर गिरी तड़प रही थीं। उनके पेट से बुरी तरह खून बह रहा था, जबकि आर्या बेटी उनके पास ही खड़ी हैरानी से ये मंजर देख रही थी। उसी वक्त मोहन बेटा वहां आ पहुंचे और थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। उन्होंने सारी बात बताई, जबकि उनकी तफसील में भी कुछ साफ नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, तब तक हमें वेट करना होगा। मोहन के जवाब पर अमन ने होंठ मींचे। नहीं, कल की रात वो जेल में रह चुकी है, बेगुनाह होते हुए सजा काट रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गई भाड़ में। मैं आर्या को लेने जा रहा हूँ। अमन गुस्से से बिफरा। सुनो अमन, वो लोग उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। केस बहुत मजबूत है। मौका वारदात पर वो वहाँ अकेली मौजूद थी और उसके हाथ में, मुझे यकीन नहीं किसी बात पर। अमन की आंखें धोखा नहीं खा सकती। मोहन, मैं दीदी को खो चुका हूँ, अब आर्या को नहीं खोना चाहता। वो दुखी अंदाज में बोला तो मोहन गहरा सांस भरकर रह गया। वो जा चुका था, जबकि मोहन फ़ोन पर किसी से बात करते हुए वहाँ से निकलने का कह रहे थे और पास बैठी अपनी बेटी की तरह मुतवज्जो हुए, जिसको अब उन्हें अकेले ही पालना था। ए लड़की सुन, यहाँ मेरे कंधे दबा। वो भद्दी औरत फिर से आर्या से बोली। आर्या ने एक नज़र उसे देखा और खामोशी से उठकर उसके पास चली आई और उसके कंधे धीरे धीरे दबाने लगी। जोर से दबा, जान नहीं है क्या तेरे अंदर? एक एक पाप करके आई है तो यहाँ, और यहाँ तो उससे कंधे नहीं दबाए जा रहे। वो सिगरेट सुलगाते हुए बोली। आर्या का जी चाहा उस औरत का गला दबा दे। उसे सिगरेट से सख्त एलर्जी थी। कल भी जब वो सिगरेट पी रही थी तो आर्या ने अपना मुंह ढांप लिया था, लेकिन अब उसके कंधे दबाते हुए वो कैसे मुंह ढांपती? उसे खांसी शुरू हो गई। ए, क्या कर रही है? चल दूर हट। उस औरत ने आर्या को धक्का दिया तो वो बैलेंस ना रख पाई और दूर जाकर गिरी। उसके बाजू पर खरोंचें पड़ी थीं, आंखों में आंसू भर आए थे। इसी जल्दबाजी में जेल का दरवाज़ा खुला। चलो लड़की, तुम्हारी जमानत हो गई है। आर्या ने बेयकीनी से उस आने वाली लेडी कांस्टेबल की ओर देखा था। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? चल उठ जल्दी, अब बाहर आ जा। उसने हाथ में पकड़ा डंडा जेल की सलाखों के साथ जोर से मारते हुए आर्या को हुक्म दिया। आर्या खुद को अच्छे से दुपट्टे से ढांपती हुई बाहर आई तो सामने ही अमन खड़ा उसे नजर आया। उसे देखते ही आर्या की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। तुम ठीक हो? एक दिन और एक रात में वो मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। आर्या ने कोई जवाब न दिया। उसे लिए वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और गाड़ी की ओर बढ़ गया, लेकिन आर्या के कदम वहीं थम गए थे। वो उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठी। अमन ने मुड़कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ? उसका लहजा आज नरम था, जिसका मतलब ये था कि अब वो उस पर एतबार करने लगा है। हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना, वो कड़वे लहजे में बोली। मेरे साथ नहीं जाना तो कहाँ जाना है? वो भी गुस्से में आ गया। कहीं भी चले जाएंगे हम, लेकिन आपके साथ नहीं जाएंगे। भगवान की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन बेएतबार लोगों के साथ नहीं रह सकते हम। वो रोते हुए बोली। मेरे पास इस वक्त तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं। गाड़ी में बैठो चुपचाप। वो ज़बरदस्ती उसका हाथ थामे उसे गाड़ी में बिठा गया। वो उसके सख्त लहजे पर फिर से सहम गई। ड्राइविंग सीट पर आकर वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ आगे बढ़ गया। आर्या ने मुंह फुलाकर उसे देखा। वो उसे घर नहीं ले गया था, बल्कि शमशान घाट लाया था। सामने ही शालिनी की चिता और अंतिम संस्कार का स्थान दिखाई दे रहा था, जहां अब भी ताज़ा राख बिखरी पड़ी थी। उस स्थान की मिट्टी भी हाल ही में किए गए दाह संस्कार का संकेत दे रही थी। वहां पहुंचते ही आर्या अपने सारे दुख और तकलीफें जैसे भूल गई। याद रही तो बस शालिनी। आर्या, मेरा मन बहुत लकी है कि उसे तुम जैसी मासूम और प्यारी सी पत्नी मिली है। शालिनी के ये शब्द याद आते ही वो फिर से रो पड़ी थी। अंतिम संस्कार स्थल की मिट्टी को वो अपने हाथों से छूते हुए बस रो जा रही थी। अमन, दीदी चली गई। वो बच्चों की तरह नीचे का होंठ बाहर निकाल कर रो रही थी, जिसे देखकर अमन भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। वो खुद पर बहुत मुश्किल से काबू किए बैठा था। रोते रोते वो उसके करीब आई और उसके कंधे से लग गई।
वो क्यों चली गईं हमें छोड़कर? उन्हें पता नहीं था हमें ज़रूरत है उनकी। उनके सिवा कौन था हमारा? वो अपना दुख अमन के कंधे से लगी हल्का कर रही थी। आर्या, दीदी ने तुम्हें बहुत चाहा। मेरे लिए तुम्हारा चुनाव उन्होंने किया था और मुझे अपनी दीदी के हर फैसले पर पूरा एतबार था। इसलिए आंखें बंद करके तुम्हें अपनाया। पर मेरी दीदी चली गई, लेकिन कैसे? तुम थी ना वहाँ पर? क्या हुआ था प्लीज़ मुझे बताओ। वो उसको अपने सामने करता बेबसी से बोला। आर्या ने हिचकी लेते हुए उसे देखा। वो बताना चाहती थी, सब कुछ बताना चाहती थी, अपने अंदर का दर्द और वो आंसू जो इतने महीनों से वो अंदर ही चुपके चुपके बहा रही थी, लेकिन उसके लबों से फिर भी कुछ ना निकल पाया। जब भी वो प्रेशर में आती थी उसकी आवाज़ घुट जाती थी, चाहे वो फिर सामने वाले का प्रेशर होता या उसके दिमाग का या फिर उसके आसाब का। वो इस बात का भी किसी से जिक्र नहीं कर पाती थी, लेकिन शालिनी उसकी ये हालत समझती थी। क्या अमन समझ पाएगा? उसने उम्मीद और बेचैनी भरी नज़रों से अमन की ओर देखा कि शायद अमन उसके चेहरे के हाव भाव उसकी हालत को समझ सके, लेकिन वो बस बेचैनी से आर्या के जवाब का इंतजार कर रहा था। बोलो आर्या, प्लीज ऐसे चुप मत रहो। अमन ने उसे रिक्वेस्ट की तो वो थूक निगलते हुए बोलने की कोशिश करती, बोलना चाह रही थी। उसके होंठ धीरे से हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी नहीं निकल रही थी कि तभी अमन के मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा, वहाँ मोहन की कॉल आती देखकर वो जल्दी से पिक कर गया। अमन, कहाँ हो तुम? मोहन की परेशान आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? अमन का अंदाज सख्त दुखी था। तुम जानते हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, वो तेज लहजे में बोला। क्या लिखा है उसमें? अमन ने माथे पर बल डाले हुए पूछा। जो नाइफ आर्या के हाथ में था ना, उसी से शालिनी को मारा गया है। उंगलियों के निशान उसी के हैं। तुम उसे जमानत पर लेकर आए हो, लेकिन अब उसकी जमानत रद्द हो गई है। जहां भी हो उसे लेकर फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचो। मोहन की बात पर अमन के होंठ सख्ती से भिंच गए और कॉल काट दी। आर्या, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें दीदी की मोहब्बत का वास्ता, मुझे सब बताओ प्लीज़। अगर तुम्हें उनसे ज़रा सी भी मोहब्बत थी, उन्हें अपना मानती हो, तो उन्हें इंसाफ दिलवाओ। उनके कातिल को सज़ा दिलवानी है आर्या, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अमन ने उसके दोनों हाथ थामे अपने होने का एहसास कराया था, जबकि आर्या आंखों में आंसू लिए अमन को देखती रही। बोलो आर्या, अगर आज चुप रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और तुम पूरी तरह शक के घेरे में हो। दीदी को खोने के बाद अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता, और तुम कातिल हो ये मेरा दिल नहीं मानता। सब सच बता दो आर्या, सब सच। आर्या ने एक नज़र शालिनी की ठंडी पड़ी चिता की ओर देखा और कल के सब मंजर उसकी आंखों में घूमने लगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। शालिनी की बात पर आर्या ने रोते हुए उन्हें देखा। हमें जाने दे दीदी, प्लीज़, हमारा जाना ही ठीक रहेगा। हम यहाँ रहे तो तूफान आ जाएगा दीदी, हमें मत रोकिए। आंसू बहाते हुए वो हिचकियों के बीच बोली। हरगिज नहीं, जिसका कसूर है वो इस घर से जाएगा, तुम नहीं। शालिनी ने अपने सामने खड़े उस इंसान को देखते हुए गुस्से से कहा। अब तुम जाती कर रही हो शालिनी? वो होंठ भींचते बोला। जाती मैंने की है या आपने? आपको शर्म नहीं आई? किसी दूसरे की इज्जत पर गंदी निगाह रखते हुए वो गुस्से से उस इंसान को पुश करते हुए बोली। आप किसी को भी कुछ भी कहेंगे तो क्या मैं चुप करके देखती रहूंगी? मुझे फूल समझा हुआ है आपने? वो गुस्से से उस शख्स को पुश करती बोली। पास ही पड़ी फ्रूट्स की टोकरी में से छुरी निकालते वो गुस्से से उस इंसान की ओर बढ़ते उस पर वार कर गई, जो सीधा उस इंसान के सीने पर जाकर लगा। तुम पागल हो गई हो शालिनी, मुझे मारोगी? वो बेहद गुस्से में आता बोला। हाँ हाँ, मार दूंगी तुम्हें। तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। शालिनी ने फिर से गुस्से से उस पर वार किया, लेकिन उस इंसान ने शालिनी की कलाई को पकड़ते रोक लिया। लेकिन इस हाथापाई में वो चाकू शालिनी के पेट में जाकर लगा। खून का फव्वारा छूटा। वो शख्स घबराकर पीछे हटा। दीदी, आर्या चिल्लाते हुए शालिनी के पास पहुंची, जिसके पेट में छुरी धंसी हुई थी। आर्या, वो नीचे गिरी थी। आपको कुछ नहीं होगा दीदी? आर्या ने पलटकर देखा तो वो इंसान वहां से जा चुका था। आर्या ने शालिनी को तड़पते हुए देखा तो रोते हुए पूरा जोर लगाते उसके पेट से चाकू खींचा। शालिनी ने खिंचकी ली। अमन। साथ ही शालिनी का सांस रुक गया। आर्या ने रोते हुए शालिनी को देखा। वो पुकारना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में घुट गई। कुछ ही देर में पुलिस के आने पर आर्या ने हैरानी से उन्हें देखा। गिरफ्तार कर लो इसे। आर्या ने घबराकर अपने हाथों की ओर देखा, जिसमें उसने छुरी पकड़ी हुई थी। शालिनी की सांसों के एक पुलिस वाले ने ग्लव्स लगाते हुए चेक किया। सर, सीज नो मोर। उसकी बात पर लेडी कांस्टेबल ने आगे बढ़कर आर्या को हथकड़ी लगाई और वो सब कुछ हैरानी से देखती रही और पुलिस वालों के साथ खामोशी से चल पड़ी। अमन उसकी सारी बातें सुनता उसकी ओर देखने लगा और अपनी जगह से उठकर खड़े होते आर्या का हाथ थामा।
अब मैं सब ठीक करूंगा आर्या, अमन ने अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा। आर्या ने उसे सहम कर देखा। भरोसा करती हो ना मुझ पर? अमन ने उसको गाड़ी में बिठाते हुए उसकी ओर झुकते हुए पूछा, तो वो फिर से झिझक कर उसे देखती पलकें झुका गई। हमेशा अपना भरोसा कायम रखना आर्या। गुस्सा कर सकता हूँ, बातें सुना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। कल की रात जो तुम हवालात में रही उसकी भी भरपाई करूंगा। उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए उसके कान में सरगोशी भरे अंदाज में बोला, तो वो लाल होते हुए अपनी आंखें बंद कर गई। उसकी गर्म सांसों में एक पल के लिए वो पिघल गई थी। उसकी बेचैन होती धड़कनों को महसूस करते वो पीछे हटा था और गाड़ी को झटके से स्टार्ट कर गया। कुछ नकाब थे जो चेहरों से हट रहे थे, कुछ मान थे जो टूट रहे थे। भगवान जी की अदालत में तो एक दिन सबका हिसाब होना था, पर कुछ लोगों का आज के दिन हिसाब का दिन था। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे, मोहन वहां पहले से मौजूद था। उन्हें एक साथ आता देखकर वो थोड़ा सा ठिठका, जबकि आर्या अमन की कलाई थामे उसकी पीठ के पीछे छिप रही थी। मेजर अमन, प्लीज मेरे ऑफिस में आए। वो एक मेजर था और उसकी बीवी को हिरासत में लेने से पहले वो मुकम्मल तसल्ली करना चाहते थे, वरना उनके लिए बड़ा मसला बन सकता था। बैठें। कमिश्नर मदान ने अमन को बैठने को कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है। आपकी बीबी की उंगलियों के निशान उस चाकू पर मौजूद हैं। और क्या? सिर्फ आर्या के उंगलियों के निशान हैं? क्या किसी और के नहीं? अमन की बात पर पीछे खड़े मोहन ने नजरें उठाते उसे देखा। रिपोर्ट के मुताबिक एक थर्ड पर्सन के निशान भी विक्टिम के जिस्म पर मौजूद हैं और डेड बॉडी की पसलियों पर भी। लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स आपकी बीबी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहे, कमिश्नर ने सोचते हुए अंदाज में कहा। फिर तो सबके फिंगरप्रिंट्स चेक होने चाहिए और सबसे पहले मेरे करें। अमन की बात पर कमिश्नर मदार ने मुस्कुराते हुए एसपी मुरारी की ओर देखा। मेजर, आप यहाँ थे ही नहीं, तो आपके फिंगरप्रिंट्स कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? कुछ भी हो सकता है। मुझे थर्ड पर्सन को जानना है कमिश्नर साहब। आप प्लीज हमारे घर के सब सदस्यों के फिंगरप्रिंट्स लें, अमन ने इंतहाई संजीदगी से कहा। तो कमिश्नर साहब ने हाँ में सर हिलाते अमन के फिंगरप्रिंट्स लेने को कहा, जबकि मोहन का तो रंग ही फक हो गया। पर अमन के कहने पर अब उसे भी फिंगरप्रिंट्स देने थे। उसके बाद एक टीम उनके घर जा चुकी थी और घर के तमाम नौकरों के भी फिंगरप्रिंट्स लिए गए। मेजर अमन, इन सब के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स तक हमें वेट करना होगा, लेकिन आपकी मैसेज के प्रिंट्स मैच कर गए हैं तो उन्हें हिरासत में लेना होगा और कुछ पूछताछ करनी है। कमिश्नर मदान की बात पर अमन ने एक नज़र आर्या की ओर देखा। मुझे तो ऐतराज़ नहीं है, आप मेरी मैसेज को हिरासत में लेना चाहते हैं, लेकिन आप जरा इनकी हालत तो देखें। पुलिस कस्टडी ने इनके ऊपर कितनी सख्ती की है। क्या ये सही है? मैं यहाँ इनको छोड़कर चला जाता हूँ तो दूसरे दिन मुझे ये बुरी हालत में मिले, कौन जिम्मेदार है? और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक जिसको आप शक की बुनियाद पर पकड़ते हैं वो मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं। और अभी तक मेरी मैसेज पर जुर्म साबित नहीं हुआ। अभी तक ये शक के दायरे में ही आ रही हैं। मेजर अमन की बातों पर कमिश्नर साहब ने एसपी की ओर सवालिया नज़रों से देखा। क्या इनकी मैसेज पर किसी ने हाथ उठाया है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी ने इन पर हाथ नहीं उठाया। नहीं, हम पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन वहाँ पर वो जो औरतें हैं ना, वो जेल के अंदर वो बंद है ना, उसने हमें पुश किया था। आर्या ने फ़ौरन से उनकी बात को चकते हुए कहा। जेल में जो औरतें बंद हैं उनके बारे में चेक करें और उनकी मैसेज को अलग। एक मिनट कमिश्नर साहब, मैं हाई कमांड से बात कर चुका हूँ, मेरी मैसेज जेल में नहीं रहेंगी, अमन ने कतई अंदाज में कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। आप प्लीज़ बाहर वेट करें। कमिश्नर साहब ने अमन को संजीदगी से कहते हुए एसपी की ओर मुड़े। अमन आर्या को लिए बाहर आ गया, जबकि मोहन भी उनके साथ ही था। ये सब क्या हो रहा है अमन? सबके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, ये कोई तरीका तो नहीं? मोहन को गुस्सा आने लगा। मोहन, ये पुलिस के काम है और मेरा ख्याल है कि हमें उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और अच्छी बात है ना कि असल मुजरिम तक पहुंचा जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आर्या बेगुनाह है। दीदी के साथ रहते हुए आर्या ऐसा कर ही नहीं सकती, अमन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूरी कॉन्फिडेंस से कहा। उसका अंदाज देखते हुए मोहन ने एक सख्त घूरी से आर्या को देखा और खामोशी से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। वो चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन वो ये जानता था कि वो यहाँ से निकला तो शायद मामला ख़राब भी हो सकता है, इसलिए उसने वहाँ बैठकर इंतजार करना ज़्यादा सही समझा। तुम ठीक हो? आर्या, जो अमन के साथ जुड़कर बैठी थी और सहमे हुए अंदाज में मोहन को देख रही थी, अमन की बात पर चौंकते हुए उसे देखने लगी। जी वो, हमारा गला सूख रहा था तो थोड़ा सा पानी। आर्या के कहने पर अमन को एकदम एहसास हुआ कि उसने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया था
और एक बार भी उसने कुछ खाने के लिए मांगा भी नहीं था। तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। बोलने लगा कि आर्या ने फौरन से उसकी कलाई को थाम लिया। नहीं प्लीज़, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाएं, प्लीज़ मत जाएं, हमें कुछ नहीं खाना, हमें कुछ नहीं चाहिए प्लीज़। वो एकदम से पैनिक होने लगी। आर्या इधर देखो मेरी तरफ, कुछ भी नहीं होगा, सब यहीं पर है, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, मेरी तरफ देखो, घबराना नहीं है। एक मेजर की बीबी हो यार, बहादुर बनो। अमन ने मुस्कुराकर उसे कहते हुए हौसला दिया और बाहर की ओर कदम बढ़ाए, जबकि आर्या वहाँ एक तरफ बैठी सब कुछ देखती हुई सहमी हुई नज़रों से मोहन को देखने लगी, जो उसी को घूर रहा था। अमन के जाने के बाद वो उठकर उसके पास आया। उम्मीद करता हूँ कुछ भी ऐसा नहीं कहोगी जिससे कुछ बहुत बुरा हो, क्योंकि जाने वाली तो चली गई, लेकिन तुम जानती हो ना कि आराध्या की माँ के बाद उसका सब कुछ मैं ही हूँ, उसकी माँ और उसका बाप, और एक बच्ची से उसका बाप नहीं छीनोगी। मोहन की बात पर आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी बात करके मोहन वापस अपनी सीट पर जा बैठा, जबकि एक बहुत बड़ा इम्तिहान आर्या के लिए छोड़ गया। वक्त का काम है चलते रहना, वो चलता रहा और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सब दंग रह गए। पहिया घूमा था, हकीकत कितनी देर छुप जाती, सामने आ ही जानी थी। मोहन पुलिस की हिरासत में था, जबकि आर्या को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। वो बेगुनाह थी। वो शख्स जिसकी वजह से शालिनी मौत के मुंह में चली गई, वो कोई और नहीं, मोहन ही था। वो मोहन जो शालिनी जिससे दीवानों की तरह प्यार करता था, इश्क करने के दावे करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और जिंदगी बहुत अच्छी और पुरसुकून कट रही थी। दोनों ही खुश थे एक दूसरे के साथ। सब कुछ तब बिगड़ा जब आर्या राठी हाउस आई थी। उसकी मासूमियत और भोलापन मोहन को बहुत भा गया। वो उसको इम्पोर्टेंस देने लगा, उसके करीब होने लगा, जो आर्या को अच्छा नहीं लगता था। और जब उसने एक दिन, कौन, आर्या की अभी आंख लगी थी कि बाहर दरवाजे पर होती दस्तक से वो चौंकी और पूछने लगी, दरवाज़ा खोलो आर्या, शालिनी की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ जल्दी से आओ। मोहन की बात सुनते आर्या परेशान होती दरवाज़ा खोल गई, और जैसे ही दरवाज़ा खोला मोहन कमरे के अंदर आता दरवाज़ा अंदर से बंद कर गया। कितनी बार कहा है दरवाज़ा खुला करके सोया करो, हमेशा बंद करके सो जाती हो। वो शिकवा भरे अंदाज में बोला, ये क्या बदतमीजी है मोहन भाई, आप हमारे रूम में ऐसे क्यों आए, प्लीज़ जाएं यहाँ से। वो घबराए हुए बोली, यार एक तो तुम डरती बहुत हो, डरा मत करो, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी हूँ, बस तुम्हें देखने आया हूँ। वो उसे बेशर्मी भरी निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, तुम जानती हो ना, तुम बहुत खूबसूरत हो, और ये तुम्हारी झील सी आँखें तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं, जैसे बारबी डॉल। और ये तुम्हारी सुराहीदार गर्दन बहुत सोनी सी है, ये देखो, ये चैन लाया था तुम्हारे लिए, तुम्हारी गर्दन पर बहुत प्यारी लगेगी। वो एक गोल्ड की चैन उसके सामने करता हुआ उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। ये कीमती चैन जब तुम्हारी इस प्यारी सी गर्दन की शोभा बनेगी तो उसकी शान भी बढ़ जाएगी आर्या, आओ तुम्हें पहना दूँ। वो आगे बढ़कर उसे छूने लगा कि आर्या ने जोर से उसका हाथ झटका। चैन उसके हाथ से छूटती बेड के नीचे जा गिरी। मोहन ने गुस्से से उसकी ओर देखा, क्या मसला है तुम्हारा, एक तो इतने प्यार से इतना महंगा गिफ्ट दे रहा हूँ, बजाय शुक्रगुजार होने के तुम नखरे कर रही हो। हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे, निकले हमारे रूम से अभी इसी वक्त, वरना हम शोर मचाकर दीदी को बुला लेंगे। आर्या ने उंगली उठाते हुए मोहन को वार्न किया था, तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, सिर्फ एक चींटी जितनी है, जब चाहूँ मसल कर रख दूँ, लेकिन मुझे जोर ज़बरदस्ती पसंद नहीं, इसीलिए चाहता हूँ अपनी मर्जी से मेरे करीब आओ, ताकि हम दोनों के जवानी के जज्बातों को सुकून मिल सके। सच बताओ, इतनी भरपूर जबान हो, क्या तुम्हें तुम्हारी जवानी तंग नहीं करती? मेरी बाहों में आ जाओ, सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। वो अपने होठों पर जबान फेरते फिर से गंभीर आवाज में कहता आर्या के करीब हुआ था। इससे पहले कि वो उसको टच होता, आर्या ने एक जोरदार थप्पड़ उसे रख दिया। वो मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? मोहन पे हाथ कैसे उठा सकती थी? तुम? इससे पहले वो कुछ कहता, बाहर से कुछ आवाज़ आई तो वो रुक गया। देख लूँगा मैं तुम्हें, और इस थप्पड़ का बदला तो जरूर लूँगा तुमसे। वो गुस्से से धीमी आवाज़ में फुनकारा और बाहर निकल गया। आर्या ने उसके जाते ही दरवाज़ा लॉक किया और गहरे सांस भरते वो वहीं घबराए हुए बैठ गई। अपने ही घर में वो सेफ नहीं थी। क्या करती, कहाँ जाती, किससे कहती? अमन से कभी कभी उसकी फ़ोन पर बात होती थी। वो उसे तसल्ली देता था कि वो जल्दी ही छुट्टी लेकर आएगा और पूरे रस्मों रिवाजों से उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। उसने सोचा अमन को सब बता देना चाहिए, लेकिन उसने खुद को समझाया अमन भला उसकी बात पर यकीन क्यों करेगा, जबकि वो अच्छे से जानता है कि मोहन शालिनी से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था।
एक बार सोचा कि शालिनी दीदी को बता दे, लेकिन मोहन ने धमकी इतनी सख्त दी कि वो चाह कर भी शालिनी को नहीं बता पाई। लेकिन फिर एक दिन पानी सर से ऊंचा हो गया। वो दिन आर्या के लिए कयामत का दिन था। वो गैलरी में खड़ी खुले आसमान को देख रही थी कि अचानक से मोहन ने पीछे से आते उसकी कमर में बाजू डाल दिए और उसे अपनी बाहों में भरा और उसकी नरम सफ़ेद दूधिया गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। इस जलते अंगारे जैसे स्पर्श पर वो बुरी तरह करंट खाती पीछे हटी थी। ये क्या बदतमीजी है मोहन भाई, आपने हमें छुआ कैसे? आर्या की बात पर मोहन मुस्कुरा दिया। कैसे छुआ मतलब? भाई होंठों से छुआ, अपने हाथों से छुआ। वैसे अगर चाहती हो कि फिर छूऊं तो बता दो। वैसे आर्या सच सच बताना, झूठ मत बोलना। मेरे करीब आने पर दिल में गुदगुदी हुई थी ना? मेरी बात मान लो, इससे भी ज़्यादा मजा दूंगा। वो अपनी एक आंख दबाता बेशर्मी से बोला। आर्या उसकी बात सुनती बुरी तरह पैनिक हुई। दूर रहे हमसे, करीब मत आइएगा, वो चिल्लाई कि उसी पल शालिनी वहां आ गई। मोहन के हाथ में आर्या की कलाई थी जिसे शालिनी ने छुड़ाया और मोहन को पीछे की ओर धक्का दिया। शायद वो कुछ कुछ बातें सुन चुकी थी क्योंकि उसके चेहरे की रंगत गुस्से के मारे लाल हो रही थी। खबरदार खबरदार, जो मेरे भाई की अमानत की ओर एक गलत निगाह भी उठाई, जान ले लूंगी मैं आपकी। आप इस तरह मेरे साथ बेवफाई करेंगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। छी, ये है आपकी मोहब्बत, जो इस तरह से आप घर में ही इज्जत पर दाग लगा रहे हैं। शर्म नहीं आई आपको? शालिनी ने दुख और गुस्से से अपने पति को देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है शालिनी, जैसा तुम सोच रही हो। मेरी पूरी बात सुनो। मोहन ने शालिनी को अपनी ओर मोड़ते हुए सफाई देनी चाही। खबरदार मुझे छुआ। अगर आपने मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। घिन आ रही है मुझे आपसे। आपकी जुर्रत कैसे हुई आर्या के साथ गलत हरकत करने की? शक तो मुझे बहुत पहले हो गया था आप पर, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। इस दिल के हाथों मजबूर होकर मैं अपनी आंखों देखी हरकतें भी आपकी नज़रअंदाज करती रही, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि आज सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया और आंखों से देख लिया। उनकी बहस और हाथापाई में शालिनी को गलती से चाकू लग गया और मोहन बुरी तरह घबरा गया और वहां से निकल गया, जबकि आर्या शालिनी की तकलीफ से तड़पते हुए उसके करीब आई थी। उसका करीब जाना और उस चाकू को बाहर निकालना उसके हक में गलत साबित हुआ और सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर आ गया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक और वो जख्म जो मोहन को शालिनी ने दिया था, उसने मोहन को बुरी तरह फंसा कर रख दिया था और फिर हकीकत सब लोगों के सामने आ गई। मोहन ही शालिनी की मौत का जिम्मेदार था। जी तो चाहता है आपको इसी वक्त जान से मार दूं, लेकिन आप जानते हैं ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, आपको बहुत चाहता था, बहुत मान देता था। सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। मेरी बहन की मौत की वजह बने तो मेरी बीवी पर आपने गंदी नज़र रखी। जिनकी अपनी बेटियां हों वो ये हरकत नहीं करते। मुझे तो आपको जीजू कहते हुए भी शर्म आ रही है। अपनी बेटी का ही ख्याल कर लेते। एक दिन भी वो भी बड़ी होगी, वो भी जवान होगी। हमारे किए की सज़ा हमारी औलाद को ना मिले, इसी बात के बारे में सोच लेते आप। लेकिन जैसे आप इंसान हैं ना, मैं आराध्या पर आपका साया भी नहीं पड़ने दूंगा। अमन की बातें मोहन को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में ले गई थीं। आप जानते हैं आपका गुनाह माफ़ी के लायक नहीं और कभी माफ़ी मांगिएगा भी मत। मैं आपका चेहरा देखना भी गवारा नहीं करता और ना ही मैं आपको माफ़ करूंगा, बल्कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि मेरी बहन की रूह को सुकून पहुंचे। अमन की बातों पर मोहन चुपचाप जेल की सलाखों के पीछे खड़ा उसे देखता रहा। वो नफरत और तिरस्कार से अपनी बात कहता हुआ वहां से जा चुका था, जबकि मोहन के लिए अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरे ही बाकी रह गए थे। वो जानता था कि वो शैतान के बहकावे में आ गया था। एक खूबसूरत कम उम्र नाजुक लड़की उनके घर में रह रही थी। शालिनी से वो सच में मोहब्बत करता था, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर वो आर्या को अपने करीब करने लगा। अब वो पछता रहा था, लेकिन अब सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। उसे उसे बस पछताना ही था। वो दुख और तकलीफ में था। अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाकई मुझ जैसे इंसान का साया भी नहीं पड़ना चाहिए आराध्या पर। वो मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान हो गया था। उसके दिल और दिमाग में शालिनी और आराध्या बुरी तरह बस गई थी। एक छोटी सी गलती ने एक पूरा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। गलती चाहे मर्द की हो या औरत की, घर बर्बाद हो जाता है, लेकिन लोग बच्चों को भूल जाते हैं, उनका भविष्य भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो बच्चे ही प्रभावित होते हैं। भगवान सबको ऐसी गलती से बचाए। एक सप्ताह बाद अमन कमरे में आया तो आर्या आराध्या को सुला रही थी। क्या हुआ, तंग कर रही है? अमन ने अपनी घड़ी एक तरफ रखते हुए प्यार से पूछा। आराध्या अमन को देखती हुई उसकी गोद में चढ़ गई। मामा, मुझे मामा पास जाना है।
वो कहाँ है? दिन में अगर वो 20 सवाल करती तो 10 सवाल उसकी माँ के बारे में होते, तो 1 से 2 बार वो अपने पापा के बारे में भी पूछती। वो बाप जो उस समय मानसिक रोगी बन चुका था और पागल खाने में था। आर्या आराध्या को हर समय अपने साथ लगाए सब कुछ भुलाने की कोशिश करती रहती, लेकिन वो बच्ची अपनी माँ को बहुत याद करती थी, माँ को भुला नहीं पा रही थी। मेरा बच्चा मम्मा को याद कर रहा है, इधर देखो मेरी तरफ। वो भगवान जी है ना, तो भगवान जी के बाग में ढेरों फूल हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। भगवान ने उनकी हिफाजत के लिए आपकी मम्मा को चुना है। वो उन खूबसूरत फूलों की देखभाल करती हैं। जब आप बड़ी हो जाएंगी ना, तब वो आपसे मिलने आएंगी और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स भी लेकर आएंगी, जो स्पेशली भगवान जी आपके लिए देंगे। लेकिन बस शर्त यह है कि आपको मामा और आर्या मामी के साथ हैप्पी हैप्पी रहना है। अमन उसके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। 2 दिन से उसे बुखार भी हो रहा था, जिसकी वजह से आर्या भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। सच मामा, वो मुझसे मिलने आएंगी? वो अमन की गोद में लेटी हुई थी। बिल्कुल, अपनी परी से मिलने आएंगी वो। और आपको पता है वो भी आपको बहुत मिस करती हैं। इसीलिए ये देखो, आपकी मम्मा ने आपके लिए ये चॉकलेट्स अभी भेजी हैं, आपको पसंद है ना? अमन ने उसे डेयरी मिल्क पकड़ाते हुए चेहरे पर प्यार किया तो वो खुश हो गई। अरे वाह, मेरी मम्मा ने चॉकलेट भेजी, वो खुशी से आर्या को बता रही थी। वाह, ये ना हम सुबह खाएंगे। रात को मीठा खाकर नहीं सोते, वरना दांत खराब हो जाते हैं। आर्या ने उसे प्यार से समझाते हुए चॉकलेट लेकर एक तरफ रखते हुए उसे सुलाने लगी। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में खो गई थी। थोड़ी देर बाद अमन उसे ध्यान से उठाकर अपने कमरे के साथ जुड़े छोटे से कमरे में ले आया। वो विशेष रूप से आराध्या के लिए ही अमन ने तैयार करवाया था। आराध्या के बाल पीछे करते हुए वो उसके माथे को चूम कर कमरे में वापस आया तो आर्या को वैसे ही शांत पाया। यहाँ आओ। अपने तने हुए नसों को ढीला करते हुए वो आर्या को पुकार गया। आर्या बेध्यानी में उठकर उसके पास जाकर खड़ी हुई, जो सोफे पर बैठा था। यहाँ बैठो मेरे पास। वो उसे अपनी गोद में बैठने का आदेश दे रहा था। आर्या ने घबराकर पलकों को उसकी ओर उठाया। घबराना नहीं यार, बैठो यहाँ, कुछ नहीं करता तुम्हें। अमन ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा दिया तो वो चौंक गई। पलकें झपकाते हुए वो डर डर कर अमन को देख रही थी। तुम्हारा नाम किसने रखा? वो उसकी कमर के इर्द गिर्द हाथ डालकर पूछने लगा। जी, वो मम्मा ने। आर्या की इसके आगे जबान बंद हो रही थी। मतलब क्या है इसका? वो अब दोनों हाथों की पकड़ मजबूत करता उसे अपने घेरे में ले गया और उसकी गर्दन के करीब होंठ करते हुए हल्के से उसकी नरम गर्दन को छू गया। गहरी सांसें लेते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। बताओ ना, क्या मतलब है तुम्हारे नाम का? उसे डरते हुए देखकर वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे हल्की फुल्की बातें भी कर रहा था। देवी पार्वती, वो घबराकर बोली। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा और इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। अमन मदहोशी की हालत में बोलते हुए उसके गले से दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख देता है और उसे अपनी ओर और भी खींच लेता है। फिर उसका कंधे से फिसलता हुआ हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर आकर सख्त हो जाता है। कमर को महसूस करते हुए उसका हाथ शरारत करने लगा और शरारत करते हुए वही हाथ कुर्ते के ऊपर से ही उसकी नरम धड़कनों को सहलाते हुए महसूस करने लगा कि आर्या के पूरे वजूद में कंपन हुआ था। अमन, वो उसके करीब आ रहा था, उसके नाजुक नरम अंगों को छूकर उसे बुरी तरह मचलने पर मजबूर कर रहा था और आर्या का दिल तेज धड़कनों से उसे बेहाल किए हुए था। जी बोलिए अमन की जान। वो उसे बिस्तर पर लाता उसके माथे पर होंठ रखकर श्रद्धा से बोला। नज़रों का फोकस अब नरम गुलाबी होंठों पर था। हमें शर्म आ रही है अमन। वो अपना चेहरा छुपा गई। अमन ने उसके हाथों की पीठ पर होंठ रखते हुए उसे टच किया तो वो पूरे शरीर से कांप उठी। मुझे भी शर्मीली बीबी ही चाहिए थी, लेकिन इतनी भी नहीं यार कि मेरे करीब आने पर अपनी जान हथेली पर रख दे। मेरे दिल को भी सुकून चाहिए यार, जो तुमसे दूर रहकर मुमकिन नहीं, उसने हल्के से कहा। फिर वो उसके बालों को झटका देकर खोलता उसके और अपने बीच की दूरी मिटाता चला गया। नरम धड़कनों को सक करता हुआ वो आर्या की मदहोश आहें निकलवा गया। वो कुछ कहना चाहती थी कि अमन ने तुरंत अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। आवाज़ नहीं, अब तुम्हारी आवाज़ नहीं बल्कि तुम्हारी मदहोश आहें निकलेंगी और अब तो मेरे रोमांस का समय शुरू होता है, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, मानो अब हर बात वहीं थम गई हो। वो प्यार से उसे समझाते हुए उसके होठों को अपनी नरम पकड़ में ले गया। उसकी पकड़ धीरे धीरे सख्त होती गई, जैसे वो उस पल को पूरी तरह महसूस कर रहा हो और अपनी बेचैनी को शांत कर रहा हो। उसकी नरम मक्खन जैसे वजूद को पीते हुए उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। हाँ, वो उसके लिए सुकून थी, वो सिर्फ उसकी थी। जब वो उसके पास नहीं था तब भी उसने खुद को संभाले रखा था। इस बात ने अमन के दिल में उसके लिए मोहब्बत और भी बढ़ा दी थी और आर्या
इतने बड़े इम्तिहान से गुजरने के बाद आखिरकार उसे भी एक ऐसा जीवन साथी मिला जो उसकी हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानता था और उसे दिल से चाहता भी था। सारा विरोध छोड़ते हुए वो खुद भी इन पलों में बहकने लगी, क्योंकि जो बोल्ड हरकतें अमन उसके नाजुक हिस्सों के साथ कर रहा था, वो अब और खुद को रोक ही नहीं सकती थी। मदहोश होती वो भी अमन का साथ देने लगी और उसका साथ पाकर अमन और भी जुनूनी हुआ था और अपनी मोहब्बत की मोहर उसके पूरे वजूद पर लगाता खुद को और उसे सुकून देने लगा। दोनों के चेहरे पर सच्चा सुकून और खुशियों के रंग थे, क्योंकि आने वाला कल उनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला था। तेरी मोहब्बत ने दिल को एक ऐसा सुकून दिया जैसे टूटे हुए ख्वाबों को फिर से जुनून दिया। तेरे नाम से ही धड़कनों में रोशनी सी रहती है, तेरे बिना हर खुशी भी अधूरी सी लगती है। तेरी यादों की खुशबू से महकता है मेरा हर पल, तेरे ख्यालों में ही मिलता है मुझे अपना कल। तू पास हो या दूर फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि दिल की हर धड़कन में बस तेरा ही नाम बसता है कहीं। ये मोहब्बत नहीं, एक इबादत सी लगती है जिसमें हर सांस तेरे नाम की ही लगती है। ये गहरी मोहब्बत बस लफ्ज़ों में बयान नहीं होती, ये वो एहसास है जो खामोशी में भी जिया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।